हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सब मस्त है, स्वस्थ हैं और पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। जो भी विद्यार्थी इस बार 9th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि इसमें हम लोग देखने वाले हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर ऑफ मैथमेटिक्स। जी हाँ दोस्तों, गणित का मॉडल पेपर देखने वाले हैं और इसमें टोटल 40 सवाल आप लोग पता है। आप लोग का भी एग्जाम में सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाएगा। 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा मैथ का और 10 नंबर का इंटरनल असेसमेंट जो कि स्कूल की तरफ से होगा। ठीक है, ये मेन है 40 नंबर। और आज मैं जो सवाल बताने वाला हूँ 40 नंबर कैसे लाना है, चलिए देखते हैं। इसमें से बहुत सारे सवाल आप लोग एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, क्योंकि मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, हालांकि दोस्तों 2023 का मॉडल पेपर जारी नहीं हुआ है, लेकिन ये पिछले साल का मॉडल पेपर हर एक साल के लिए महत्वपूर्ण है। रिपीटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जरूर देखिए इसको और एग्जाम में बिल्कुल झंडे गाड़ के रहिएगा, इसको पढ़ लीजिए सिर्फ। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या सवाल है। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इसी प्रकार वीडियो आप हमेशा देख पाओ और एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर पाओ। देखिए सबसे पहला सवाल क्या है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो भाई साहब बहुत आसान सवाल है। जीरो हमेशा क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोग जीरो को लिख सकते हैं ना 0/1। तो कोई भी संख्या जो p/q के रूप में होती है वो परिमेय संख्या होती है। तो बोले सर √2 क्यों नहीं होता है? क्योंकि √2 का वैल्यू आप पूरी रूट का नहीं निकाल सकते हो। 2 का 5 का वैल्यू आप 3 पॉइंट लिखने जाओ 3.14 समथिंग 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 एवरीथिंग, बहुत सारा आता रहता है और इनमें से कोई होगा नहीं, क्योंकि जीरो आपका आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है। देखिए 3 और 4 के बीच में कौन सा है? तो आपको यहाँ पर ना दोस्तों भाग देकर देखना पड़ेगा हर ऑप्शन को। 3 और 2 को भाग देंगे, 3 को 2 से तो 1.5 आ जाएगा। 3 और 4 के बीच में है? बिल्कुल नहीं है। 7 और 2 को देंगे तो क्या होगा? 3.5। भाई साहब यही तो है 3 और 4 के बीच में। 3.5 जो आया दोस्तों यही तो होता है ना 3 और 4 के बीच में। 3 और 4 के बीच में ही तो आता है 3.5, इसलिए आपका ये जो आंसर है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। इसको निकाल के देखिए 0.75 आएगा, जो इसके बीच में कभी आएगा? नहीं आएगा। ये तो 3 से काफी छोटा है, 1 से भी छोटा है। इसको आप भाग दोगे तो 1.33 आएगा। ठीक है, तो ये भी आपका क्या 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है। तो 3 और 4 के बीच में है ही नहीं, तो सिर्फ यही ऑप्शन है आप लोग का, ऑप्शन नंबर 2। तो इस प्रकार के सवाल में दोस्तों आपको ऑप्शन के हिसाब से जाना पड़ेगा। ठीक है, जब बोल रहा है कि इसके बीच में कौन परिमेय संख्या कितने कौन वाला परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या कौन है? तो ताक रहा है आपको पाई। जी हाँ दोस्तों, पाई का वैल्यू अभी मैंने बताया कि 3.1414 समथिंग 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 एवरीथिंग होता है। तो पाई इसलिए आपका क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। पाई क्या है? फिर से वही सवाल, तो मारिए खटाक से गोली अपरिमेय संख्या को। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 36/100 का दशमलव प्रसार है। तो जब भी दोस्तों इसको भाग दोगे ना तो 0.36, बस कहानी खत्म, इतना में आके रुक गया, मतलब ये शांत हो गया। तो किस प्रकार का दशमलव प्रसार होगा? जी हाँ मेरे दोस्त, शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि रुक गया ना। तो जब भी दशमलव के बाद कुछ आगे संख्या जाता है और रुक जाता है, मतलब और आगे ये भाग में नहीं आएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 + √5 × 5 - √5 क्या होगा? हम इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो a + b हो जाएगा। ये a - b के टर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा? a² - b², यानी कि दोस्तों होगा a² मतलब 5 का स्क्वायर और b² मतलब √5 का स्क्वायर होगा ना। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5। 25 में 5 घटा दो, आंसर आ जाएगा 20 और मार दो इसको। समझ गए? अगला सवाल, इनमें से कौन एक चर में बहुपद है? एक चर में बहुपद, भाई साहब चर क्या है? चर मतलब वह संख्या जिसका मान बदल सकता है। जैसे x ले लो, y ले लो, z ले लो, कुछ भी ले लो, क्या दिक्कत है? ये सारे चर होते हैं। तो सर अचर क्या होता है? अचर मतलब जिसका मान फिक्स रहता है। जैसे 5 को 5 ही बोल सकते हो, कोई 5 को मजा ले किसी का 6 बोल देगा, लेकिन x का आप x का मान कुछ भी आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, 10 कुछ भी आ सकता है, एवरीथिंग। x का मान कुछ भी हो सकता है ना, y का मान भी कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार जो अल्फाबेट्स होते हैं वो आप लोग क्या होता है? चर होता है। ठीक है, जैसे XYZ हो गया। बट जो न्यूमेरिक होता है, जैसे 5, 6, 7, 8, जो भी संख्या होता है, जो भी नंबर्स होते हैं, क्या होता है? वो कांस्टेंट, वो बदलता नहीं है भाई साहब। 12 है तो 12 है, 12 को अब 11 बोलने जाएगा ना, मारेगा थोड़ा आग से कोई लोग, 12 को 11 बोलेगा, तो ये आपका फिक्स है। तो ये अचर होता है, मतलब कभी नहीं बदलता है, चर बदलता है। तो कौन एक चर में बहुपद, मतलब एक चर होना चाहिए सिर्फ। तो देखो इसमें ये आपका एक चर में बहुपद है, सिर्फ एक ही चर है ना, x है। ये सर इसमें भी तो t है, तो t देखो रूट के अंदर है। बहुपद तभी होगा जब उसके पावर में पूर्ण संख्या होगा। t के पावर में क्या? t रूट है ना, रूट के अंदर कभी नहीं होता। ये 2/y आ गया, y को ऊपर करोगे तो y के पावर -1 आ जाएगा, तो बटा में होगा, तो भी ये बहुपद नहीं होगा। हाँ y है, चर है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या है? ये आपका बटा में, इसलिए नहीं होगा। ये भी x बटा में, इसलिए भी नहीं होगा। आपका सिंपल सा है, इसका आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? अब बोल दो बहुपद कौन वाला नहीं है।
तो बहुपद दोस्तों आप लोगों का देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये भी बहुपद नहीं है और ये भी बहुपद नहीं। क्यों भाई साहब, क्यों सर, ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि आप साफ साफ देख सकते हो जो x है रूट के अंदर में है, तो मैंने कहा रूट के अंदर में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और यहाँ पे y बट्टा में है तो ये भी नहीं होगा, ये भी आपका बहुपद है और ये भी आपका बहुपद है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट था, कोई नहीं, समझ लिया आप, ये काफी है। अब पूछा है x बराबर 1 के लिए बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान क्या होगा। तो देखो x बराबर 1 हर जगह पुट कर दो, 5x है तो 5 गुना 1, माइनस है तो माइनस दो, 4 इंटू एक्स का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर कर दो, और प्लस 3 है तो 3 लिख दो बस। कैलकुलेट को 5 एकम 5 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा तो 4 एकम 4 हो जाएगा, और प्लस 3, 5 में 4 गया तो 1 और प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 4 मतलब 4 मतलब भाई साहब आंसर नहीं आ रहा, कहीं दिक्कत है क्या, कहीं कुछ गलती हुआ? चलो फिर से निकाल देख लेते। 5 गुना 1 करोगे माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3, ये तो सही है। 5 एकम 5, 4 में 4 प्लस 3, ठीक है। तो 5 में 4 गया तो 1 प्लस 3 4 आंसर आ रहा है, 4 तो है ही नहीं कहीं पर, तो कुछ दिक्कत हो रहा है दोस्तों। आई थिंक इसका आंसर 4 ही होगा, ऑप्शन में थोड़ा सा गलती है, आप लोग देख लीजिएगा, कुछ दिक्कत हो कमेंट में बोल दीजिएगा, ठीक है। मैं तो कहीं मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ इसमें। 5 एकम 5 हो गया, 4 एकम 4, 5 में 4 गया तो 1, सही है दोस्तों, एक ही 4 ही आंसर होगा, आंसर ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स प्लस 1 से 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 को भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा, कितना शेषफल होगा? तो देखो शेषफल क्या होगा, कुछ नहीं, इसको आप जीरो पुट कर, जब भी इस प्रकार से आएगा तो भाग नहीं देना आपको, ठीक है। आपको बस जो छोटा वाला होगा ना उसको जीरो पुट कर दो। एक्स प्लस 1 बराबर में 0, तो एक्स बराबर आ जाए क्या, प्लस 1 हो जाएगा माइनस 1। अब जो ये वैल्यू आया ये यहाँ पे बैठा दो, 3x स्क्वायर है तो 3 इंटू एक्स के स्क्वायर मतलब माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस एक्स है मतलब प्लस एक्स का पे माइनस 1 लिखेंगे, और क्या माइनस 1 है, बस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस माइनस 1 और माइनस 1 तो हो जाएगा 3 एकम 3 और माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा, 3 में 2 गया तो 1 हो जाएगा आपका परम सत्य उत्तर, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, 1 नंबर। 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 का गुणनखंड है। 11 नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है, गुणनखंड निकालें। तो जब भी गुणनखंड निकालेंगे फर्स्ट को लास्ट से गुना कर दो, 12 एकम क्या हो जाएगा 12, 12 को आप तोड़ सकते हो, 3 गुने 4, 3 4 12 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, हमको बीच वाला आ जाएगा ना। कैसे तोड़ते हैं गुणनखंड, फर्स्ट को लास्ट से गुना करो और उसको गुणनखंड कर लो, ठीक है। कैसे 12 का तोड़ सकते, 3 गुने 4, 6 गुना 2 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमको बीच में क्या लाना है, 7 लाना है, तो किसको जोड़िए घटाए 7 आ जाएगा बोलो, तो 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, लेकिन चिन्ह क्या है माइनस है ना, तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस। कैसे लिखेंगे, 12x स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं माइनस 3x और माइनस 4x, क्योंकि 3 और 4 लिए थे ना, तो माइनस माइनस क्यों दिए सर, प्लस क्यों नहीं किए, प्लस ही हुआ। एक्चुअली माइनस तो माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, लेकिन चिन्ह यहाँ पर माइनस है, इसलिए हम यहाँ पर क्या दे दिए, माइनस दे दिए, समझ रहे हो। तो बस अब प्लस 1 है, प्लस 1 लिख दो। 12 और 3 का इसका बड़ा में था, 3 का बड़ा में दोनों जगह x है तो एक x कॉमन आ जाएगा, 3 4 12 और x ले लिए बाहर ना, तो एगो x हो जाएगा अंदर, माइनस 3x को ले लिए पूरा पूरी बाहर तो पूरा पूरी 1 हो जाएगा, और माइनस कॉमन ले लो, माइनस 1 यहाँ पर कुछ नहीं है तो माइनस, और 4x और 1 में कुछ कॉमन आएगा, कुछ नहीं तो 1 आ गया तो बचा 4x, और जब भी माइनस कॉमन लोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस 1, तो एक हो गया 4x माइनस 1 दोनों में आ रहा है, तो क्या बचेगा आपका 3x माइनस 1। तो एक बार 4x माइनस 1 एक बार 3x माइनस 1 बराबर 0 पुट करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 4x माइनस 1 3x माइनस 1 आई आंसर ही तो है, 4x माइनस 1 3x माइनस 1 कहीं दिख रहा है, 4x माइनस 1 3x माइनस 1 ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है ये अगर px का गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। k अगर गुणनखंड है तो px बराबर 0, अगर भाई साहब गुणनखंड है तो px बराबर 0 बस, तो x स्क्वायर प्लस ax प्लस k बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन हमको x का वैल्यू भी तो चाहिए, कौन सा, इसके आधार पर। तो x माइनस, मैंने कहा कि उसको जो छोटा होगा उसको 0 पुट कर देना, तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। अब इस x का वैल्यू हर एक जगह पुट कर दो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k बराबर में 0, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 प्लस k बराबर में 0, यानी k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर आपका होगा इधर प्लस 2 हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, k बराबर माइनस 2 आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। इनमें से कौन दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण कौन है जिसमें दो गो चर दिख रहा है, अभी मैंने कहा दो चर मतलब क्या, दो गो चर होगा मतलब x और y है, तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हो जाएगा।
फिर बोल रहा है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, 14 नंबर सवाल, x को ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में व्यक्त करने पर a b और c का मान निकालने बोला है। ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में व्यक्त करो इसको, तो इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 3y और 9 उधर है तो इधर ले आओ -9 बराबर 0, तो हो गया ax प्लस बी वाई और प्लस सी। ठीक है, तो a का मान कितना हो गया 2 हो गया, b का मान कितना हो गया 3 हो गया और c का मान कितना हो गया -9 हो गया। ठीक है, 2 3 और -9 दिख रहा है, 2 3 और -9 जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आपका परम सत्य उत्तर दिख रहा है। मार दो उसको गोली, चलो खेलते हैं होली। कितना नंबर 15 नंबर, निम्न हलों में कौन समीकरण x प्लस 2y बराबर 6 का एक हल है। तो जब भी दोस्तों हल निकालने बोलेगा ना तो इसको ऑप्शन के हिसाब से जाना है। मतलब इधर अगर 6 है दोस्तों, इधर अगर 6 है ना, इधर 6 है तो इधर भी 6 लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे भाई साहब, तो बस बैठा दो वैल्यू, x और y का पहला में क्या है 0,0, तो 0 यहाँ भी बैठाएंगे यहाँ भी, तो ये तो 0 पूरा 0 ही हो जाएगा, खत्म। ये ऑप्शन नहीं हो रहा है क्योंकि इधर 0 आ रहा है, इधर 6 है, कभी बराबर नहीं होगा। 0 4 बैठा के देखो हो रहा है क्या, x जगह पे 0 बैठा दिए और y की जगह पे 4 2 4 8 8 और 6, तो ये हो जाएगा 8, इधर है 6। नहीं भाई साहब हमको 6 लाना है, तो 6 जिसमें आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये वाला देखो 4 और 0, तो x जगह पे 4 बैठा दो प्लस 2, y की जगह पे 0, तो 4 प्लस 0 4 हो रहा है, जो कि ये भी बराबर नहीं हो रहा है, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब अंतिम सवाल में आ गए हैं दोस्तों, अंतिम ऑप्शन में 4 और 1 है, तो x जगह पे 4 बैठा दो प्लस 2y, तो y की जगह पे क्या बैठाएंगे, देखो y क्या है 1 है ना, कितना होगा 4 प्लस 2 1 2, 4 और 2 6, वाह ये इधर भी 6 इधर भी 6, हो गया आंसर सही। मतलब कौन ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु क्या कहते हैं, जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष कटता है तो वहां पर यहाँ पर कटा, इस बिंदु क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। कौन सा बिंदु बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स निर्देशांक क्या बोलता है दोस्तों, याद रखिएगा जो एक्स का निर्देशांक होता है, जैसे 5,4 लिखे हैं ना, तो जो एक्स का निर्देशांक है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं भुज, और जो वाई का निर्देशांक है ये वाला जैसे 4, इसको बोलते हैं कोटि। लेकिन यहाँ पर पूछा एक्स का निर्देशांक, तो एक्स का निर्देशांक क्या हो जाएगा दोस्त, भुज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृति में बिंदु पी का निर्देशांक याद कीजिए, पी कहाँ पर है, तो पी सर यहाँ पर है। तो सबसे पहले एक्स का लिखते हैं, देखो एक्स को कहाँ पे टच कर रहा है, तो एक्स को सर यहाँ पर टच कर रहा है, मतलब 4 हो गया। अच्छा वाई को कहाँ पर टच कर रहा है, सर वाई को 2 में टच कर रहा है, तो 2 हो गया। तो इसका निर्देशांक क्या हो गया 4,2, दैट इज ऑप्शन नंबर, 1 मिनट, बिंदु पी का निर्देशांक 4,2, पी का निर्देशांक, पी तो ये है ना, मेरा आँख तो खराब नहीं है ना, पी तो ही है। तो एक्स अक्ष में कहाँ पर कट रहा है, 4 में कट रहा है, वाई अक्ष में 2 पर कट रहा है, तो 4,2 ही तो होना चाहिए मेरे दोस्त। ऑप्शन में गलती, 4,2 होना चाहिए। ठीक है, वो भिन्न रेखाओं में कितने बिंदु, दो भिन्न रेखाओं में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हो सकते हैं। दो भिन्न भिन्न रेखा होगा दोस्तों, दो भिन्न रेखा। ठीक है, एक रेखा ये और एक रेखा ये। ठीक है, कितने उभयनिष्ठ बिंदु हो सकते हैं, तो देखो ये डिपेंड करता है कैसे काट रहा है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। तो यहाँ पर भिन्न रेखा बोला है ना, तो भिन्न रेखा मतलब ऐसे जाएगा, तो एक ही जगह पर टच कर रहा है ना, तो ये एक जगह पर टच कर रहा है, इसलिए एक बिंदु उभयनिष्ठ। देखो एक रेखा दो रेखा, कहाँ पर उभयनिष्ठ बिंदु है, एक ही बिंदु पर कट कर रहा है ना, तो यहाँ पर एक बिंदु, तो एक बिंदु इसका उभयनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। जो वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती है, जो परस्पर संपाती होती है क्या होती है, बराबर होती है। संपाती मतलब एक रेखा के ऊपर ही दूसरा रेखा, तो क्या होगा ये बराबर भी हो जाएगा ना, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला सवाल है 54 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। 54 डिग्री का पूरक कोण, तो जब भी पूरक कोण निकालना है तो दो कोणों का योग जब 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण बोलते हैं। एक कोण 54 डिग्री दे दिया, दूसरा कोण क्या हो जाएगा 90 में 54 को घटा दो, लिखना पूरक कोण बराबर 90 - 54 डिग्री, इसको घटा देना 6 और इधर हो जाएगा 8 में 5 गया तो 3, 36 डिग्री आंसर हो जाएगा, जो कि आपका दिख रहा है किसी में 36 डिग्री। अरे भाई साहब सॉरी, 90 में 54 जाएगा ना, तो 6 हो गया, 8 में 5 गया 3 हो गया, 36 डिग्री। कहाँ गलती हो रहा है यार, 54 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, 36 डिग्री तो हो रहा है, इतना आंसर में गलती है। इससे पहले भी 2-3 क्वेश्चन में गलती हो रहा। 54 डिग्री का पूरक कोण 36 डिग्री तो होगा, 60 30 90 सही है, 36 ये 30 दिया गलती से 36 डिग्री होगा। आप तो कमेंट में बोलना सही है कि नहीं है। 68 डिग्री का संपूरक कोण क्या, देखिए अब संपूरक मतलब जब दो कोणों का 180 डिग्री हो जाए, तो 180 में घटा दो 180 - 67 कितना डिग्री हो जाएगा, इधर हो जाएगा 70। ठीक है, 30 180 112 डिग्री आई थिंक होगा, 180 में 168 माइनस कर दो 112 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है,
180 से अधिक लेकिन 360 से कम माप वाले कोण को क्या बोलते हैं? जो 180 से अधिक होगा लेकिन 360 से कम होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बोलोगे। आप सभी के लिए एक क्वेश्चन होमवर्क देते हैं, देखता हूँ कितने विद्यार्थी यहाँ तक पढ़े हैं। इसका आंसर कमेंट में जरूर देना, देखते हैं कितने सारे विद्यार्थी एक्टिव है और सही से इसका जवाब दे रहे हैं। ठीक है, फिर बोला आकृति में x का मान निकालना। सिंपल सा सवाल है, 5x और 4x। आपको पता है पूरा का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो 5x प्लस 4x बराबर 180। तो 9x बराबर 180। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 180 बटा 9 कटेगा 9 दूनी 18 जीरो, यानी x का वैल्यू 20 आ गया। x का मान क्या हो गया? 20 डिग्री। 20 डिग्री सही हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का होता है 180 डिग्री। ये भी कोई पूछने वाला बात है, बच्चा बच्चा बोलेगा। दो सर्वांगसम आकृति होते हैं, क्या होता है? दो सर्वांगसम आकृति हमेशा समान होता है दोस्तों, याद रखना। सर्वांगसम मतलब सर्व अंग समान, तो हमेशा समान होगा। निम्नलिखित में कौन त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता कसौटी है? त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता कसौटी कौन है? ठीक है, तो दोस्तों याद रखना, यहाँ पर जो SAS है त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता कसौटी है। ठीक है, SAS क्या है? त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता कसौटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। त्रिभुज ABC में BC बराबर AB और कोण B बराबर 80 डिग्री है, तो A ज्ञात कीजिए। त्रिभुज ABC में ABC एक त्रिभुज हम लिख लेते हैं ABC। इसमें बोल रहा है BC बराबर AB है, BC बराबर AB है और कोण B बराबर 80 डिग्री है। BC बराबर AB, तो इसका सम्मुख कोण ये वाला और इसका सम्मुख कोण ये वाला बराबर होगा। ठीक है, मतलब ये कोण पर क्या है? बराबर है। ठीक है, ये कोण तो क्या करेंगे? और हमको दे दिया है कोण B बराबर 80 डिग्री। ये अगर ये 80 डिग्री है, ठीक है, ये जो है B ये 80 डिग्री है, तो AC कितना होगा? तो देखो तीनों कोणों का भी कितना होता है? 180 होता है। तो ये 80 है, तो ये दोनों क्या होगा? ये दोनों 100 होना चाहिए ना, दोनों 100 होना चाहिए। ध्यान सुनो, ये अकेला 80 डिग्री है, तो ये दोनों मिला के 100 डिग्री होगा, तभी ना तीनों कोणों का योग 180 होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 100 डिग्री होगा, मतलब ये दोनों कोण बराबर है, मतलब ये भी 50 ये भी 50, तो कोने का वैल्यू 50 डिग्री। ठीक है, सॉल्व भी कर सकते हो ऐसा, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे आप लोग ऑब्जेक्टिव है तो डायरेक्ट आंसर लिखना, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चतुर्भुज के अंत कोणों का योग 360 डिग्री होता है। दैट इज ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल परम सत्य उत्तर हो जाएगा। एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में इसका सबसे बड़ा कोण क्या होगा? तो बस आप लिख लो पहले, 3 अनुपात में दिया तो x मान लो, 3x प्लस 5x प्लस 9x और प्लस 13x बराबर कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, सबको जोड़ो, 5 3 8 8 16 17 17 18 20 10 30 30x बराबर 360 हो गया। ठीक है, तो x बराबर 360 बटा 30 हो जाएगा। 1 0 1 0 कट गया, 3 12 36, यानी x का जो वैल्यू आया दोस्तों वो 12 आया। अब बोलो सबसे बड़ा कोण क्या है? तो सबसे बड़ा कोण 13x है ना, तो 13 को 12 से गुना कर दो, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा कोण 13x है, तो 13 को 12 से गुना कर देंगे, तो 13 12 गुना 12 कर दो, आंसर आ जाएगा 13 दूनी 26, 13 कम 13 6 5 1 156 डिग्री आई थिंक आंसर होगा। तो 156 डिग्री ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या होता है? सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से पास होता है, और इसी को तो बोलते हैं व्यास। तो इसका उत्तर व्यास हो जाएगा। सबसे बड़ी जीवा मतलब क्या? जो केंद्र से, इधर तो जाएंगे तो छोटा होता जाएगा, इधर भी छोटा होता है, सबसे बड़े होता है जो केंद्र से पास होता है। जो केंद्र से पास होता है उसी को तो बोलते हैं वृत्त का व्यास। समझ रहे हो? चलो बहुत बढ़िया, अगला सवाल देखो। अर्धवृत्त का कोण होता है, इसको याद रखना दोस्तों हमेशा। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? समकोण होता है, यानी जो भी अर्धवृत्त है वो कोण क्या हो जाएगा? समकोण हो जाएगा। कैसे देखेंगे? देखो ये मान लो अर्धवृत्त है, 1 मिनट, ये मान लो अर्धवृत्त है, ठीक है, इसका और ये अर्धवृत्त है, इसका कोण बनाएंगे तो कहीं से भी कोण खींचो, ये कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री। ये ऐसे ही बनाएगा तो ये भी 90 डिग्री, मतलब हमेशा 90 डिग्री ही होगा। तो अर्धवृत्त का कोई भी कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। एक त्रिभुज की भुजाएं 40 24 और 32 की है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? सिंपल सा, त्रिभुज का परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग और कुछ नहीं। इसका इसका इसको जोड़ दो, तीनों भुजाएं दिया हुआ है सभी को जोड़ दो, परिमाप निकल जाएगा, यानी 40 प्लस 24 और प्लस 32 क्या हो जाएगा? 4 5 6 3 2 5 4 9 96 मीटर आपका परिमाप हो जाएगा। बहुत आसान सा सवाल ये। एक त्रिभुज की भुजाएं इतना 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 दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए इसका सब पर क्षेत्रफल निकालने सबसे पहले हम एस निकालेंगे। आपको हीरोन का सूत्र आना चाहिए तभी ये बना सकते हो। ठीक है, तो मैं थोड़ा हिंट देता हूं, आप लोग बना लेना और कमेंट में आंसर जरूर बोलना। देखो एस कैसे निकालोगे? एस निकालोगे आप लोग, एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। अब ए बी सी क्या होता है? तीनों भुजा होता है। ठीक है, तीनों भुजा क्या क्या दिया हुआ है? 40 प्लस 24 और प्लस 32 और बट्टा में कितना है? 2 है। ठीक है, तो जोड़ दो, 4 2 6 हो गया, 3 2 5 और 4 9 96 हो गया, 96 बटा 2 काट दो, 48 बार में कट जाएगा।
यानी जो एस का वैल्यू आया दोस्तों, जो एस का वैल्यू आया आप लोग का, एस का वैल्यू कितना आ गया 48। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है 48 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर। ठीक है, आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन सा सूत्र है, हीरोन का सूत्र के द्वारा, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, अब दोस्तों एस क्या होगा, एस 48 हो गया, और ए की जगह एस, तो यहाँ पर 48 रूट 48 लिखोगे। फिर एस माइनस ए यानी कि 48 माइनस ए की जगह क्या है 40 है। फिर एस माइनस बी यानी 48 इंटू बी की जगह क्या है 24 है। फिर एस माइनस सी यानी 48 माइनस 32 है। करना, उसको कैलकुलेशन करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा कमेंट करके आप लोग जरूर बोलना। अगला सवाल है, घन जिसका किनारा x है का पार्श्व पृष्ठ, तो याद रखना घन का पार्श्व पृष्ठ होता है 4a²। तो 4 यहाँ पर किनारा x दिया है तो 4x² हो जाएगा, लेकिन 4x² ऑप्शन में नहीं है, तो 4a² को मार दो गोली। चलो आगे बढ़ते हैं, खेलते हैं होली। किसी घनाभ में किनारों की कुल संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों घनाभ में टोटल 12 किनारा होता है। आप लोग देखे होंगे ना कि टोटल 12 किनारा होता है, साइड साइड में गिनना। ठीक है, टोटल 12 किनारा होता है, इस प्रकार से होता है ना। तो टोटल किनारा कितना होता है 12 होता है, याद गिन लेना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 1 मिनट, इसको दो बार गिन लेना। 1 2 3 4, 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11, और उधर एक है नीचे 12। समझ गए। माचिस का बक्सा देखना ना, सारे सिराओं गिन देना, हो जाएगा घनाभ का, आपको सिरा पता चल जाएगा कुल किनारों की संख्या। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, तो पृष्ठ क्षेत्र होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 38 में बोला एक गोला जिसका त्रिज्या दिया है, आयतन होता है क्या 4/3 पाई आर क्यू, दैट इज ऑप्शन नंबर 4/3 पाई आर क्यू, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मिलान चिन्ह दिया हुआ है कि बारंबारता कितना होगा, गिन लो, 4 है, 1 काट रहा है 5 हो गया, और 4 9 हो गया। टोटल बारंबारता आपका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 4 है और 1 कटिंग है, कटिंग चाहिए, और 4 9 हो जाएगा। और अंतिम सवाल है दोस्तों कि एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो भाई साहब जो घटना निश्चित है, घटेगा ही, उसका प्रायिकता 1 होता है। समझ गए। तो ये था दोस्तों आप लोग कुछ महत्वपूर्ण सवाल मॉडल पेपर से संबंधित जो आप लोग एग्जाम में पूछा जाएगा, जैसा है तैसा ही पूछाएगा। 1-2 चेंजेस करने होंगे तो करेंगे, लेकिन समझ लो ताकि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटे ना। ठीक है, चलो सो लव यू ऑल। इस प्रकार वीडियो और चाहते हो कमेंट करके जरूर बोलना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जी हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर एक वीडियो आप लोग देख पाओ। चलिए लव यू ऑल, थैंक यू ऑल, इतना ही, फिर जल्द मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।